हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। गाइस, आज हम लोग हिस्ट्री से शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिस्ट्री से शुरुआत करते हुए हम प्रॉपर क्लासेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। गाइस, इसमें हम लोग जो भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसके लास्ट में आने वाले MCQs, PCS, RO और किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आने वाले MCQs पर, चैप्टर से रिलेटेड MCQs पर चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि हम लोगों को हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इसकी क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो चलिए जान लेते हैं। इतिहास हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है, क्योंकि इसमें क्या है कि भूतकाल की घटनाओं से हम सबक लेकर अपने वर्तमान और भविष्य में वैसी वाली गलतियां ना करें जो कि हम भूतकाल में देखते आए हैं। इसीलिए स्कूली ज्ञान में भी हिस्ट्री को एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में स्थान दिया गया है। हिस्ट्री अतीत में किए गए मानव प्रयास की अनुक्रमिक कथा भी है। हिस्ट्री के कुछ आवश्यक अंग हैं, जैसे कि अतीत, सभ्य युग है और मानव प्रयास है, और इसके अलावा घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार है। हिस्ट्री को मेनली हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। उसमें पहला है प्राचीन इतिहास यानी कि एंसाइंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास मिडिवल हिस्ट्री, और आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री, और फोर्थ है विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री। सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे एंसाइंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। प्राचीन इतिहास में कुछ खास चैप्टर हैं जिन पर हम बात करेंगे। पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता। फिर अगली बार हम सिंधु घाटी सभ्यता पर बात करेंगे। उसके बाद तीसरा चैप्टर है वैदिक सभ्यता। उसके बाद हम वैदिक सभ्यता पर बात करेंगे। चौथा चैप्टर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले का जो भारत था उस पर बात करेंगे, यानी कि हर्षवर्धन कालीन समय से तक का बात करेंगे। 5वां चैप्टर है हमारा भारत पर विदेशी आक्रमण। 6ठा चैप्टर है प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। 7वां चैप्टर है मौर्य साम्राज्य, और उसके बाद मौर्योत्तर काल। मौर्य साम्राज्य के तुरंत बाद हम किस पर बात करेंगे? मौर्योत्तर काल पर। और उसके बाद है हमारा 9वां चैप्टर है गुप्त साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य के बाद जैसे ही तुरंत मौर्योत्तर काल पर बात करते हैं, वैसे ही गुप्त साम्राज्य के बाद तुरंत गुप्तोत्तर काल पर बात करेंगे। और लास्ट और 11वां चैप्टर है हमारा संगम काल। तो प्राचीन इतिहास में हमें 11 चैप्टर पढ़ने हैं। इनको हमें क्रमबद्ध पढ़ना है, क्योंकि क्रमबद्ध पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए गाइस, आज हम बात करते हैं एंसाइंट हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर में हम किन किन चीज़ों को देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं। इसमें हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक और विभिन्न प्रकार के हैं। हमारे इतिहास के स्रोत के क्षेत्रों में किसी नदी के तट पर एक निर्जन टीले को खोदकर निकाले गए प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य द्वारा पत्थर को काटकर बनाए गए गंडासों से लेकर भव्य इमारतों के भग्नावशेष और राजकवि बाण भट्ट ने हर्षचरित्र जो लिखा था उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर, कि राजकवि बाण के हर्षचरित्र तक सभी प्रकार की चीज़ें शामिल है। अपने अध्ययन की सुविधा के उद्देश्य से हम उन्हें मोटे मोटे रूप में 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। तो चलिए हम पहले देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में, क्योंकि उसमें क्या है कि अभिलेखों के माध्यम से बताया गया है इसको। तो इसमें हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, ताम्रपत्र, स्तंभों
दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख है, जो कि वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। ये 4 वैदिक देवता हैं, ये इम्पोर्टेंट भी हैं, आप इनके नाम याद रखिएगा, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग के हैं। इसमें क्या है कि DR भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है, यानी कि उन्होंने अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का जो ट्राई किया था वो उनका सक्सेसफुल हुआ है। जो अशोककालीन अभिलेख हैं वो ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में मिले हैं। मास्की, गुज्जरा, निट्टूर एवं उद्गोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है तथा अन्य अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय प्रियदर्शी यानी कि देवों का प्यारा कहा गया है। अशोक को ऐसे ही विभिन्न अभिलेखों में विभिन्न नाम दिए गए हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक प्रशस्तियां यहाँ मिलने लगी हैं, जिनमें दरबारी कवियों अथवा लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। इनसे संबंधित शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिनमें से प्रमुख है जूनागढ़ अभिलेख, इसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, ये गुजरात में है। इसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व, कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। और इसके अलावा प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त की विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है। इसके अलावा ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन सेकंड और हर्ष के युद्ध का इसमें वर्णन मिलता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे ही जो इसमें अभिलेख चारों दिखाए गए हैं वो किसी भी वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। भीतरी स्तंभ अभिलेख, स्कंदगुप्त के जीवन के अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण आदि। इसी प्रकार से ये युवान गलत लिखा हुआ है, ये यवन था, बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है। तो यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ये ओके भी यहाँ मिसप्रिंट टाइप हुआ है, तो ये जो है आप लोग सही करिएगा। अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। चलिए, अब पुरातात्विक स्रोत हमने देख लिए हैं कि वो अभिलेखों के माध्यम से दिखाए गए हैं। अब चलते हैं हम साहित्यिक स्रोत की तरफ। साहित्यिक स्रोत में दिखाया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। दरअसल इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। चलिए देख लेते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। इसमें 2 स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक हमने स्रोत में अभिलेख हम देख ही चुके हैं, और इसके अलावा स्मारक और भवन भी दिए गए हैं, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, मोहरे आदि। इन सब के माध्यम से हम पुरातात्विक स्रोत की जानकारी, हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत पर। साहित्यिक स्रोत पर आते हैं हम। साहित्यिक स्रोत में भी 2 प्रकार के हैं। एक तो भारतीय साहित्यिक, यानी कि जो भारतीय द्वारा लिखा गया है, जो इतिहास भारतीयों द्वारा लिखा गया है, और दूसरा है विदेशी साहित्य, यानी कि जो इतिहास विदेशियों द्वारा लिखा गया है। इसके लिए गाइस जो है साहित्यिक स्रोत के लिए आप ये टेबल जो है पूरी तैयार कर लीजिएगा। आप इस टेबल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो पुरातात्विक स्रोत है, इसमें हम लोग अभिलेख पढ़ चुके हैं, और अब हम आते हैं स्मारक एवं भवनों पर। और हम सिक्कों पर भी बात करेंगे, मूर्तियों पर भी बात करेंगे, चित्रकला और मोहरों पर भी बात करेंगे, लेकिन ये सब बात हम अगली वीडियो में करेंगे।
तो ये हमारा पार्ट 1 था, प्राचीन इतिहास के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 था। अभी हम आपको पार्ट 2 भी प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए, यहीं तक था हमारा ये वीडियो पार्ट 1 का। थैंक यू। और आगे सभी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन हमारी आने वाली वीडियो के मिल जाएं। थैंक यू।